हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी हार्ड वर्क में आपका खैर मकदम है। हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं जो मैंने 2 वीडियो में प्राचीन भारत के जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद में 3 वेदों को मैंने अच्छी तरह से जितने क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन को मैंने अपने बोर्ड के माध्यम से लिखकर उसको समझाया है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप यकीन मानिए इसके अलावा कोई दूसरा कंपटीशन में नहीं पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। तो चाहे यूपीएससी हो चाहे अदर एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए तो छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी कंपटीशन में आप जाइएगा, बैठिएगा तो इन्हीं सवाल पूछता रहेगा, घुमा फिरा के पूछेगा। जो मैंने पढ़ा दिया इसके अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं पूछने वाला है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप स्टडी कीजिए ना तो स्मार्ट स्टडी कीजिए। बुक तो बहुत सारे हैं आपको पढ़ने के मिलेंगे, जो फैक्ट होते हैं जो पूछे जाते हैं ना वही पढ़ना चाहिए। तो जैसे मैंने 3 पढ़ाया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 चीज़ आप लोग 2 वीडियो में हो चुका है। आप उनको देख लीजिए और नोट्स को ज़रूर तैयार कीजिए। कॉपी ले लीजिए और वीडियो देखते रहिए और कॉपी पर लिखा कीजिए। लिखने से क्या होगा कि एक नोट्स तैयार हो जाएगा और रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद नाम से ही अथर्ववेद। अथर्ववेद का मतलब होता है कि इस वेद में जो जिंदगी कैसे गुजारनी है और पूर्वज लोग कैसे ज़िंदगी गुजारें उसके बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में जादू टोना, रहन सहन, राजा महाराजा, सारा गणना किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। तो अथर्ववेद को समझना बेहद ज़रूरी है। ये अथर्ववेद में ही बहुत सारे विद्वान लोगों का नाम मिलेगा, देखने को नाम मिलेगा। और जो वंश चलाई गई थी वो अथर्ववेद में, उसकी जो महत्वपूर्ण वंश है ना उसको रचना की गई है, लिखी गई है, अथर्ववेद में ही लिखी गई है। और हमारे देश पर कैसे लोग पूर्वज रहते थे उसके बारे में भी जानकारी है। अथर्ववेद का मतलब ही होता है जादू टोना और रहन सहन कैसे था पहले के लोगों का, उसका है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अथर्ववेद के बारे में, प्राचीन। और लास्ट टॉपिक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन भी होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। एक अलग से और वीडियो आएगा अथर्ववेद के ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का, और उसके बाद मैं मिक्स एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो बराबर कंपटीशन में पूछा गया है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्या है कि प्राचीन भारत में अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ना, अथर्ववेद मतलब होता है, अथर्ववेद का मतलब होता है ना, अथर एक ऋषि मुनि का नाम था, उन्हीं के द्वारा रची गई। अथर एक वेद है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था, तो उसको अथर्ववेद, उन्हीं के नाम पर अथर्ववेद रखा गया है। और अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित यह वेद है, यानी अथर्वा एक ऋषि मुनि थे, उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये वेद है। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित यह वेद है। इस वेद में जो ऋचाएँ हैं, ऋचा मतलब मंत्र, मंत्र हैं जो 731 है। और पद होता है, पद, गद और पद आप लोग जान ही रहे हैं, लिखा हुआ लाइन बाय लाइन लिखा हुआ उसको पद बोलते हैं। लगभग 6000 पद हैं। तो आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट है, सुनिएगा गौर से, लिखा कीजिए, समझ कर, बूझ कर लिखा कीजिए। नहीं लिखिएगा तो वीडियो देखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप लोग लिखिए, लिख कर देखिए, एक बार याद करके देखिए ना, आपको अच्छा लगने लगेगा ना तो फिर हमसे कहिएगा कि सर और तरीका बताइए। अगर कोई और तरीका आप लोगों को लगे कि हाँ इस तरीका से पढ़ाइए तो मैं उस तरीका को भी अप्लाई ज़रूर करूँगा। मतलब कहने का मतलब है अथर्ववेद में कन्या के जन्म का निंदा करता। अथर्ववेद है जो अथर्वा द्वारा लिखी गई, ऋषि मुनि के द्वारा लिखी गई वेद है। वह वेद में कन्या का जन्म का विरोध करता है। वो बोलता है कि कन्या अगर जिस घर में जन्म ली तो मैं इसका विरोध करता हूँ, ये सही नहीं है, ये गलत बात है। फिर भी लिखा हुआ है तो मानना पड़ेगा वेद में। और इस वेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो अथर्ववेद में लोग 2 तरह के होते थे, अंधविश्वासी लोग और सामान्य व्यक्ति लोग। उन दोनों लोगों का विचार इस वेद में मिलता है। और
इसमें क्या होता है ना, मुख्य क्या क्या काम, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको देखते हैं। इसमें क्या है कि जादू टोना, गृह निर्माण, रोग निवारण, औषधि, विवाह, राजा का चुनाव इत्यादि, ये सारी चीज़ें अथर्ववेद में मिलता है। राजा का चुनाव कैसे होता था, विवाह का क्या रोल था, ये सारी चीज़ें हमारे किस में मिलेंगे, तो अथर्ववेद में मिलते हैं। अथर्ववेद के बाद अगला पॉइंट में क्या है, इसमें सभा एवं समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति की प्रजापति, जो राजा होते थे ना, प्रजापति उसको बोला जाता था। प्रजापति की सभा और समिति को उसको दो पुत्रियों के नाम से जाना जाता था। और मैं कहते हैं, आगे चलते हैं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और सबसे लास्ट में वेद आया वो अथर्ववेद है। अब क्या कहते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। कहते हैं कि अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित वेद है, अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया यह वेद है। इसमें मंत्र ऋचा लगभग 731 है और पदों की संख्या 6000 लगभग है। अथर्वा कन्या को जन्म का विरोध करता है। अथर्वा कन्या के जन्म का क्या करता है, विरोध करता है। अथर्वा कन्या के जन्म का क्या करता है, विरोध करता है। और इस वेद में सामान्य मनुष्य और विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। और इसमें जादू टोना, गृह निर्माण, रोग निवारण, औषधि, विवाह, राजा का चुनाव इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें सभा एवं समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद क्या है, अथर्ववेद है। कुछ और बातें हैं वेद के बारे में सीखते हैं। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। कितने वेदांग की रचना की गई है, 6 वेदांग की रचना की गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। वेदांग के मतलब 6 तरीका, वेदांग का मतलब होता है तरीका बताया गया है कि इस सबसे पहले छोटा चीज़ पढ़िए, तब बड़ा बड़ा लैंग्वेज ऐसे ऐसे लिखी गए हैं ना संस्कृत का, जो आप समझ नहीं पाइएगा। लेकिन उसके लिए कुछ ककहरा टाइप का होता है, उसको पहले बताया जाता है कि इसको ऐसे पढ़ते 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 तब आप वेद को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। उसमें क्या है, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग क्या क्या है। सबसे पहला है शिक्षा। जब तक आप किसी गुरु के द्वारा शिक्षा नहीं लीजिएगा तो वेद को नहीं पढ़ सकते। शिक्षा लेकर ही वेद को पढ़ा जा सकता है। और शिक्षा क्या, तो शिक्षा कौन देते हैं, तो ज्योतिष लोग देखते हैं। तो ज्योतिष जो होते हैं ना, वही लोग शिक्षा देते हैं। और कल्प होता है, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट होती हैं, कल्प होती हैं, वो ज्योतिष की ही द्वारा बताई जाती है। और अगला है कल्प के बाद व्याकरण। व्याकरण हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो भी है, इसी का हिस्सा है। और निरुक्त, और निरुक्त कोई एक प्रकार होता है जो लैंग्वेज का एक तरीका है। और छंद भी जो है ना, लैंग्वेज का ही तरीका है। जब तक ये बातों को ना समझ पाइएगा, ये कितना 1 2 3 4 5 6 वेदांग है, इसको समझना बेहद ज़रूरी होता है। तब आप वेद का अच्छे तरीक़ा से नॉलेज ले पाइएगा, नहीं तो सिंपल तरीक़ा से आप वेद का नॉलेज नहीं ले पाइएगा। ये ज़रूरी है अपने जीवन में उतारना। शिक्षा को तो कभी जीवन से हटाना नहीं चाहिए। शिक्षा है तो आपका जीवन अच्छा है, अगर शिक्षा नहीं है तो जीवन अच्छा नहीं है। कहने का मतलब ये है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का विवरण पुराणों में मिलता है। पुराण, भारत में ऐतिहासिक कथाओं का विवरण जो मिलता है, किस में मिलता है, पुराणों में मिलता है। भारत का ऐतिहासिक कथाओं का विवरण किस में मिलता है, पुराणों में मिलता है। भारत का ऐतिहासिक कथाओं का विवरण किस में मिलता है, पुराणों में मिलता है। और पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। पुराणों का लेखक कौन है, पूछेगा पुराणों का लेखक कौन है, तो पुराणों का लेखक लोमहर्ष एवं उनका पुत्र उग्र सर्वा है। उग्र सर्वा है, उग्र सर्वा है। पुराणों का लेखक कौन है, लोमहर्ष और एवं पुत्र उग्र सर्वा है। और पुराणों की संख्या कितना है, तो 18 है। अब भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का विवरण, जो यज्ञ में कथा कही जाती है, चाहे कोई भी प्रोग्राम में कथा कही जाती है, उसका टोटल विवरण किस में मिलता है,
पुराणों में मिलता है। अब आगे आते हैं महत्वपूर्ण 5 पुराण का नाम। पुराण कौन कौन है, गौर से समझिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बराबर पूछता है। 5 गो पुराण है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं के वंशवाली पाई जाती है। ये इतना पुराण है ना, ये कोई ना कोई राजा के द्वारा रचित हुई एक कथा है, उसी को पुराण दे दिया गया है। राजा के द्वारा नियम कानून बनाया गया है, उसी को पुराण कहते हैं। और ये पुराण जो है ना, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, उसको प्रमाण मिल चुका है कि हाँ ये मत्स्य पुराण है। और पुराण जो सरल संस्कृत में लिखे जाते हैं। पुराणों को समझने के लिए सबसे पहले आपको संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए, और ये सारे पुराण जो है सरल संस्कृत में लिखे गए हैं। कभी भी मंदिर में जाइएगा, जो पुजारी लोग पढ़ते हैं वो पुराण का ही पढ़ते हैं, पुराण ही का ही कथाओं का बारे में वो पढ़ते हैं और वो संस्कृत में पढ़ते हैं। अब क्या होता है कि स्त्रियों तथा शूद्रों को, जिन्हें वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था, स्त्री जितने भी औरतें लोग थी और शूद्र लोग थे, जो आज के ओबीसी एससी एसटी जो समुदाय हैं वो शूद्र के कैटेगरी में आते थे, उन लोगों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वेद सुनने की अनुमति थी लेकिन वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। और क्या है, वेद पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ्य पुजारी मंदिरों में बोला करते थे। मंदिरों में आज के दौर में संविधान जब से आया है आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। संविधान की खासियत यही है कि आप जो चाहिए, जिस धर्म की किताब पढ़ना चाहते हैं आप सारे धर्म की किताब पढ़ सकते हैं, और आप उसको कथा के द्वारा सुना भी सकते हैं। और सबसे कुछ बात और है, पुराण जो होता है ना किसी वंश से संबंधित है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। ये जो बताने वाला हूँ ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही पूछता है। कहने का मतलब ये है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, तो आप बोलिएगा मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश जब चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उस समय शासन कर रहे थे, तो एक पुराण लिखा गया उनके द्वारा, उन्हीं के राजाओं के आदेशानुसार एक पुराण लिखा गया जिसको हम विष्णु पुराण के नाम से जाना जाता है। और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, यानी मत्स्य मतलब मछली उछली, तो आप जानते ही हैं कि साउथ में सबसे ज़्यादा मछली मिलती है, तो सातवाहन आंध्र प्रदेश एक वंश है, तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण किससे संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। आप गुप्त वंश के बारे में जब पढ़िएगा, जब इतिहास हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में, तो सारे चर्चाएं किया जाएगा। एक बार हाईलाइट कर देते हैं, सारे टॉपिक को एक बार रिपीट कर देते हैं। आइए, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया ये वेद है, और मंत्र की संख्या कितनी होती है, 731 होती है, और पद कितने होते हैं, 6000 लगभग होते हैं। अथर्ववेद कन्या का जन्म का क्या करता है, विरोध करता है। इस वेद में सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, और इसमें जादू टोना, गृह निर्माण और रोग निवारण, औषधि, विवाह, राजा का चुनाव etc इसमें पूरा किया जाता है। और इसमें सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है। सभा एवं समिति प्रजापति की कौन सी पुत्री है, 2 पुत्रियों को कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। कुछ और है, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। वो कौन कौन वेदांग है, पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण और 5वां निरुक्त और 6ठा छंद है। और भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का विवरण पुराणों में मिलता है। जो भी कथा होती है ना, वो पुराणों में लिखी हुई होती है। पुराणों का लेखक कौन है, लोमहर्ष एवं उनका पुत्र उग्रश्रवा है। और पुराणों की संख्या टोटल कितनी है, तो 18 है। पुराणों के महत्वपूर्ण 5 पुराण हैं जो इस प्रकार नाम है, मत्स्य पुराण, वायु पुराण,
विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण और में ही राजाओं के वंशवाली पाई जाती है। राजा महाराजाओं की जितनी वंशवाली है इसी 5 पुराण में पाई जाती है। बाकी 13 पुराण में उतना कोई खासियत नहीं है, नहीं पढ़ने वाला है। 5 ही पुराण हम लोग पढ़ेंगे। और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। और पुराण जो सरल संस्कृत में लिखे जाते थे, पुराण जो होते थे सरल संस्कृत में लिखे जाते हैं। और स्त्रियों तथा शूद्रों को, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी लेकिन वेद सुनने की अनुमति थी, वेदों की जो कथाएं सुनाई जाती थी वो मंदिरों में सुनाई जाती थी। और संबंधित वेदों से संबंधित वंश को समझते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। अगला कुछ टॉपिक है, अच्छे राइटर का नाम है, उसको भी एक कलेक्शन में वीडियो में हम दिखा देंगे। आप लोग ज़रूर नोटिस बनाइए। कहते हैं ना, मेहनत करने से किस्मत और मुकद्दर सारी चीज़ बदल जाती है। एक बार आप तो हौसला बनाइए मेरे साथ और पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं मुकद्दर और तकदीर ना बदल गया तो फिर यूपीएससी हार्डवर्क की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा मुकद्दर और तकदीर बदलने के लिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप आगे बढ़िए, छोटी छोटी बातों को समझिए और मुकद्दर अपनी आगे बढ़ाते रहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ यूपीएससी हार्डवर्क को आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप ही का चैनल है यूपीएससी हार्डवर्क एंड अदर एग्ज़ाम के लिए, डेडिकेटेड यूपीएससी के लिए है और इससे अदर एग्ज़ाम को भी कवर किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक।